गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट सा सेशन डिस्कस करने जा रहे हैं जो है आपका वीट। देखिए, अगर हम वीट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग आज कंप्लीट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस वीट का डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डिस्क्राइब पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस अबाउट वीट। मतलब आपको वीट का पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस एक्सप्लेन करना होगा। और जब भी आपसे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पूछता है तो आपको सोइंग से लेके ईल्ड तक, कई बार उनके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तक के प्रोसीजर को आपको बताना पड़ता है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये लंबा क्वेश्चन आएगा, आपके अच्छे खासे वेटेज के क्वेश्चन होते हैं और आपको अगर आप सही से मेंशन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स से दे के जाएंगे। ठीक है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन बिटवीन जो पॉइंट्स होते हैं, कितना इरिगेशन चाहिए, कब चाहिए, इनका क्रिटिकल स्टेज क्या होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस स्लाइड में, इस लेक्चर में हमने सारे कुछ मेंशन करके रखा है। सो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इनके नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए और ये पीपीटी वहीं पे हम शेयर कर देंगे, आप उसको डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, फालतू को आपको नोट्स पाने की ज़रूरत नहीं है। नो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं जो कि आपके लिए कॉमन सा क्वेश्चन है। आप वाइवा देने जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे तो ये क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछ लिया जाता है। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि अच्छा बताओ, आप वीट पढ़ के आए हो तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन करती है। तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि वो कंट्री जो सबसे ज़्यादा वीट की प्रोडक्शन करती है तो वो है आपका चाइना। ठीक है, और टॉप 3 कंट्री की बात करें तो चाइना, इंडिया और रसिया। आप याद रखिएगा, ये 3 ऐसी कंट्री है जो कि वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट वीट का प्रोडक्शन करता है, तो वो है आपका यूपी, फिर एमपी, फिर आपका पंजाब। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वीट का कॉमन नेम क्या होता है, वीट ही होता है। इनका बोटेनिकल नेम क्या होता है, ट्रिटिकम स्पीसीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आप कई बुक देखे होंगे तो आपको वहाँ पे ट्रिटिकम एस्टिवम लिखा हुआ मिलेगा, बट हमने यहाँ पे ट्रिटिकम स्पीसीज लिखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, ट्रिटिकम एस्टिवम हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये वीट की वो स्पीसीज है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन भी इसको किया जाता है, इसलिए मोस्टली हम लोग ट्रिटिकम एस्टिवम लिखते हैं। लेकिन आप सही बुक पढ़ोगे ना तो ट्रिटिकम स्पीसीज लिखा होता है क्योंकि इनके और भी बेस्ट स्पीसीज हैं। ठीक है, वीट के और भी स्पीसीज हैं, तो इसलिए मोस्टली जिनकी ज़्यादा स्पीसीज होती है उनको हम ट्रिटिकम स्पीसीज के नाम से मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि ट्रिटिकम एस्टिवम आप लिख रहे हो तो भी सही है, ट्रिटिकम स्पीसीज लिख रहे हो तो भी सही है। नो, इनकी फैमिली की बात करें तो ये ग्रामिनी या पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और चलिए इनके कुछ हम फैक्ट्स को बात कर लेते हैं जो कि रियली काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए। तो अगर हम वीट की बात करें तो इनका क्रोमोसोम नंबर 42 होता है। 42 से आपको पता चल गया होगा कि ये ना ही डिप्लॉयड है, ये क्या है, हेक्साप्लॉइड है। तो आप देखिएगा वीट कैसा क्रॉप होता है, ये हेक्साप्लॉइड क्रॉप होता है जिनको डेवलप किया गया था आउट क्रॉसिंग के थ्रू। तो ये आपके आरआरबी एसओ ने पूछा था 2020 में कि वीट एक हेक्साप्लॉइड क्रॉप होता है जिसको डेवलप किया जाता है आउट क्रॉसिंग के थ्रू। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे फर्स्ट में आपका राइस हो गया, सेकेंड में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेबल फूड क्रॉप होता है वो आपका क्या होता है, वीट होता है। ये C3 लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। अगर हम इनकी जर्मिनेशन टाइप की बात करें तो ये हाइपोजियल जर्मिनेशन शो करते हैं। देखिए, अगर आपको C3 क्या होता है, C4 क्या होता है, कैम क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं, एपिजियल क्या होता है, हाइपोजियल क्या होता है, ये नहीं पता है तो आप बहुत ही आपको अपने पे काम करने की ज़रूरत है। मैं चीज़ों को यहाँ पे बताते चला गया तो काफ़ी लंबा वीडियो का ड्यूरेशन हो जाएगा। ठीक है, सो आप लोग अगर नहीं जानते हो तो या तो गूगल कर लीजिए या फिर मैं प्लांट फिजियोलॉजी में सारी चीज़ों को डिस्कस किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग जाके उससे भी देख सकते हो। अगर हम बात करें कि जो वीट का फ्लावर पोर्शन होता है ना, उसको हम लोग हेड बोलते हैं या फिर ईयर बोलते हैं, फिर स्पाइक बोलते हैं। आप देखेंगे कि वीट का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो उसका फ्लावर पोर्शन होता है, उसको आप हेड बोल दीजिए, ईयर बोल दीजिए, फिर स्पाइक बोल दीजिए। ठीक है, और इनके फ्रूट टाइप को हम क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं। और वीट ग्रेन का अगर हम टेस्ट वेट नापेंगे, देखिए 2 वर्ड होता है, एक होता है टेस्ट वेट, एक होता है सीड इंडेक्स। ठीक है, टेस्ट वेट में हम क्या करते हैं, हम लोग 1000 सीड को लेते हैं और उसको हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक है, और अगर हम सीड इंडेक्स की बात करें तो सीड इंडेक्स में हम लोग 100 सीड को लेते हैं और उनको फिर मेज़र करते हैं।
तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि भाई जब भी हम टेस्ट वेट की बात करते हैं तो टेस्ट वेट में मोस्टली हम लोग 100 सीट को लेते हैं और ये सीट आपके छोटे होने चाहिए, है ना। हमेशा देखिएगा कि टेस्ट वेट में क्या करते हैं 100 सीट को लेते हैं जो कि छोटे साइज़ के होते हैं, और सीट इंडेक्स में क्या करते हैं हम लोग 1000 सीट को लेते हैं, सॉरी 100 सीट को लेते हैं, और ये क्या होते हैं थोड़े बोल्ड सीट होते हैं। जैसे कि आप मेज़ के जो दाने होते हैं वो किस में आएंगे, सीट इंडेक्स में आएंगे, उसमें हम लोग 100 सीट के वेट को मेज़र करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर हम बात करें कि व्हीट ग्रेन का जो टेस्ट वेट होता है ना 40 ग्राम होता है, और इनका ही एक मिमिक्री वीट है जो है आपका फ्लेरिस माइनर, इनका अगर आप टेस्ट वेट मेज़र करोगे तो 2 ग्राम के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, इनमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो 10 से 11% होता है। और याद रखिएगा कि जो व्हीट के अंदर प्रोटीन होता है ना उसको हम लोग ग्लूटिन बोलते हैं। मतलब कि जो आप आटा को गूंथते होंगे ना तो हम मोस्टली बोलेंगे कि भाई जो आटा की क्वालिटी को कौन डिसाइड करता है, तो ग्लूटिन ही डिसाइड करता है। ठीक है, जितना बेटर आपका ग्लूटिन होगा उतना ही बेटर आपकी रोटी बनेगी। तो याद रखिएगा कि भाई जो व्हीट के अंदर प्रोटीन होता है उसको हम लोग ग्लूटिन बोलते हैं, और ये आपके 10 to 11% होता है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स की बात करें, देखिए हार्वेस्टिंग इंडेक्स का एक फार्मूला होता है जो कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे, ग्रेन यील्ड बाय बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। ठीक है, ये इनका क्या होता है फॉर्मूला होता है, और इसको आप निकालेंगे तो व्हीट का जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स आएगा वो कितना होता है 40 to 45% होता है। ठीक है, और इनका जो मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज होता है वो 85% होता है, ये AFO ने पूछा है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि व्हीट का जो मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज होता है वो कितना होता है, आपका 85% होता है। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए एक नोरिन 10, या देखिए नोरिन एक जीन है, नो के कई लोग को लगता है कि नोरिन 10 एक वैरायटी है, नहीं, ये क्या है एक जीन है जिसको व्हीट में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इनका जो हाइट है वो छोटा हो जाए। ठीक है, तो ड्वार्फ वैरायटी को डेवलप करने के लिए नोरिन 10 जीन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसमें आपका आता है एक RH1 और एक RH2, हाँ 2, है ना। ये क्या होते हैं, इनके हाइट को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और देखिए अगर हम बात करें कि ग्रेन और स्ट्रो का रेशियो अगर मैक्सिकन व्हीट है तो कितना आएगा 1:1.5 आएगा। और अगर वो न्यू प्लांट टाइप्स में होंगे, अगर देखेंगे तो सीरियल का अगर न्यू प्लांट टाइप्स होगा तो 1:1 के अप्रॉक्स में आएगा। अब हम बात करते हैं व्हीट का क्लासिफिकेशन। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे व्हीट के रिगार्डिंग, तो इनको आपको पता होना चाहिए, इसको आप एक बार ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अगर हम व्हीट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए इसको मोस्टली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड। ठीक है, अगर हम डिप्लॉइड की बात करें तो 2n=14 होता है, ये सबको पता है आपको। और इनके एग्जाम्पल क्या है, टिटिकम बायोटिकम और टिटिकम मोनोकोकम, ये क्या है डिप्लॉइड व्हीट है। और अगर हम बात करें टेट्राप्लॉइड का तो इसमें 2n=28 हो जाएगा। और इनके एग्जाम्पल क्या है, टिटिकम डाइकोकम जिसको इमेर व्हीट बोलते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीट इज नोन एज इमेर व्हीट। तो आपको पता होना चाहिए टिटिकम डाइकोकम को हम लोग इमेर व्हीट बोलते हैं, और टिटिकम ड्यूरम को हम लोग मैक्रोनी व्हीट बोलते हैं। ठीक है, ये सारे जो व्हीट है वो कैसे हैं, आपके टेट्राप्लॉइड हैं। हेक्साप्लॉइड की बात करें तो इसमें आपके 42, 2n=42 हो जाएगा। और सबसे कॉमन एग्जांपल जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टिटिकम एस्टिवम जिसको हम लोग ब्रेड व्हीट के नाम से जानते हैं, या फिर ये क्या है आपके मैक्सिकन ड्वार्फ स्पीसीज है। कई बार पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीट इज नोन एज मैक्सिकन ड्वार्फ स्पीसीज या फिर मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट। तो आपको याद होना चाहिए टिटिकम एस्टिवम को हम लोग मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट बोलते हैं, और इसको मोस्टली हम लोग ब्रेड के पर्पज से यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम लोग ब्रेड व्हीट भी बोलते हैं। और ये जो होता है वो आपका हेक्साप्लॉइड नेचर का होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो कि इंडिया में ग्रो किया जाता है, जिससे अगर हम बात करें कि भाई टिटिकम एस्टिवम सबसे कॉमन स्पीसीज है जिसको हम लोग कॉमन ब्रेड व्हीट बोलते हैं, या फिर ये हमारा इंडिया का नहीं है मैक्सिकन का है, इसलिए इसको मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट बोलते हैं। ठीक है, बट इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ग्रो किया जाता है वो आपका टिटिकम एस्टिवम होता है। ठीक है, दूसरा आपका आता है इमेर व्हीट जिसको टिटिकम डाइकोकम के नाम से जानते हैं। और ये जो साउथ इंडियन होते हैं ना, जैसे उपमा जो बनता है, तो साउथ इंडियन में जो कुछ डिशेस होती है उसमें ये व्हीट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि उपमा के लिए।
ठीक है। अगर हम बात करें इंडियन ड्वार्फ वीट, तो याद रखिएगा, देखिए कई लोग को कन्फ्यूजन होता है, वो सोचते हैं यार कि टिटिकम एस्टिवम जो होता है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, तो इसलिए हम इसको इंडियन ड्वार्फ वीट बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैक्सिकन ड्वार्फ वीट है। हाँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, बट ये जो टिटिकम एस्टिवम वो इंडिया का नहीं है, वो मैक्सिकन का है, इसलिए इसको मैक्सिकन ड्वार्फ वीट बोलते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो आपका टिटिकम एस्पेरोकोकम जो है वो इंडियन ड्वार्फ वीट है। ठीक है। मैक्रोनी वीट की बात करें तो टिटिकम ड्यूरम, जो कि सबसे ज़्यादा, अगर हम डॉट कंडीशन में टॉलरेट करने वाला कोई वीट है तो वो आपका क्या है, टिटिकम ड्यूरम है, जो कि अगर थोड़ा रेनफॉल, थोड़ा वाटर की स्कार्सिटी है तो यहाँ पे इसको आप इस वैरायटी को ग्रो कर सकते हो। ठीक है। नो, आगे बात करें क्लाइमेट की, तो वीट को कल्टीवेट करने के लिए हमको मुझे पता है आपको कि जो वीट है वो रबी क्रॉप है। ठीक है। तो इसको कूल एंड मॉइस्ट वेदर की रिक्वायरमेंट होती है, कब, जब इनके वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहे होते हैं, है ना। और जब उनमें ग्रेन फॉर्मेशन होने लगेगा तो उस टाइम इसको वार्म और ड्राई वेदर की रिक्वायरमेंट होती है। इससे देखेंगे मोस्टली कि इनकी जो हार्वेस्टिंग है वो मोस्टली हम लोग समर सीजन में ही करते हैं। अगर टेम्परेचर की बात करें, ये इनके टेम्परेचर की बात करें तो आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली छूट गया है बट आपको मैं टाइप करके दे दूंगा, फिर आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि अगर हम वीट के टेम्परेचर की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। बट सबसे कम से कम बात करें तो 4.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास सबसे कम। बट अगर हम सबसे ज़्यादा टेम्परेचर की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस तक ये मैक्सिमम जा सकता है, इससे ऊपर नहीं। तो मोस्टली ऐसा माना जाता है कि भाई जो आपके वीट होते हैं ना, वो अब इनके लिए ऑप्टिमम जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे ज़्यादा ये 35 to 40 के अप्रॉक्स से जा सकते हैं, और सबसे कम इनका जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, मतलब इससे कम जाएगा तो ये डैमेज हो जाएंगे, 4.5 के अप्रॉक्स भी कई बार ये सहन कर लेते हैं। ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं इनके जो देखिए, क्योंकि आप देखे होंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सा एक कि जो वीट का ग्रेन होता है ना, इनको हम कितनी डेप्थ पे सोइंग करना चाहिए। तो आप याद रखिएगा कि जो वीट के ग्रेन्स होते हैं, इनको जब हम ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं या फिर आप इनके अलग अलग मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इसको सोइंग करते हैं, तो इनका जो डेप्थ है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, वीट के सोइंग करने के लिए। ठीक है। और अगर जो आप वीट का सोइंग कर रहे हो वो ड्वार्फ वीट है तो उनके लिए 5 to 6 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। और अगर जो सीडलिंग डेप्थ होता है ना वो 8 to 10 सेंटीमीटर चला गया तो फिर इनके जो जर्मिनेशन है और इनके ईल्ड है वो आपके ख़राब हो जाएंगे। तो मोस्टली 5 to 6 सेंटीमीटर हम मान के चलते हैं कि वीट के सोइंग के लिए जो डेप्थ है वो रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। अगर हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इसमें हम लोग को FYM, दैट इज कॉल्ड फार्म यार्ड मैन्योर, 10 to 15 टन पर हेक्टेयर देनी होती है। नाइट्रोजन फॉर इरीगेटेड के कंडीशन में बात करें तो 120 to 150 केजी देना होता है। अगर रेनफेड कंडीशन हुआ तो 40 to 60 केजी आपको देना पड़ेगा। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो 60 केजी के अप्रॉक्स आपको देना पड़ता है, और पोटेशियम आपका 40 केजी पर हेक्टेयर देना पड़ेगा। ये इनके मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का डोज है। ठीक है। क्रिटिकल फेजेस की बात करें, जो कि यहाँ पे आपको इरिगेशन देना ही पड़ेगा, और आप यहाँ पे इरिगेशन नहीं दिए तो आपका यील्ड रिड्यूस हो सकता है प्लांट्स डेथ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वो फेज़ है जहाँ पे आपको इरिगेशन देना ही देना होगा। ठीक है। जैसे कि सबसे मोस्ट जो क्रिटिकल फेज़ होता है जहाँ पे आपको इरिगेशन देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो वो होता है आपका CRI स्टेज, दैट इज क्रॉन रूट इनिशिएशन स्टेज, जो कि सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है ना। ये आपके सोइंग करने के 20 से 25 दिन के बाद आता है। ठीक है। तो FO ने भी पूछा था कि सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सा होता है वीट के केस में इरिगेशन पर्पस के लिए, तो आप देखिएगा CRI स्टेज होता है, जो कि 20 से 25 दिन के बाद आपके सोइंग करने के बाद आता है। ठीक है। और सेकेंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है वो फ्लावरिंग के टाइम होता है, जब उसमें देखिए पहले इरिगेशन कब दे दिया, जब CRI स्टेज में पहुंचा। दूसरा, जब वो फ्लावरिंग उसमें आने स्टार्ट हो गया ना, उस टाइम आपको इरिगेशन देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपका बात है 85 to 90 डेज के बाद आता है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट इरिगेशन है वो आपको ज्वाइंटिंग या फिर मिल्किंग स्टेज में देना होता है, जो कि 100 to 105 डेज़ के बाद आपको देना होगा। तो ये 3 इरिगेशन आपको वीट के अंदर देना ही पड़ता है। अगर आपके पास ये देखिए 2 केस में हम डिवाइड किए हुए हैं, तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि भाई हम वीट के केस में अगर आपके पास वाटर अवेलेबल है, मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, अगर आपके पास वाटर अवेलेबल है तो फिर आप 6 इरिगेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, बट आपके यहाँ वाटर की स्कार्सिटी है, वाटर उतना अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप 3 जो इनके क्रिटिकल स्टेज होते हैं उसमें आप वाटर डाल दीजिए, एक CRI स्टेज में, एक फ्लावरिंग स्टेज में, एक जॉइंटिंग और मिल्क स्टेज में आप इरिगेशन प्रोवाइड कर दीजिए, सफिशिएंट है। बट आपके यहाँ अच्छा खासा इरिगेशन है तो फिर आप 6 इरिगेशन को दीजिए, तो आपका बेटर यील्ड हो सकता है, ठीक है। तो वो कब देंगे? फर्स्ट इरिगेशन आप CRI स्टेज में देंगे, सेकेंड इरिगेशन आप लेट जॉइंटिंग स्टेज में देंगे, थर्ड इरिगेशन आप टिलरिंग स्टेज में देंगे, फोर्थ इरिगेशन फ्लोरिंग स्टेज में देंगे, फिफ्थ इरिगेशन आप मिल्किंग स्टेज में देंगे, और सिक्स्थ इरिगेशन जब डॉट स्टेज आ जाएगा तो आप देंगे, ठीक है। तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट इरिगेशन है जो कि आपको कब देना चाहिए। तो ये इनके क्या होते हैं? क्रिटिकल स्टेज होते हैं, ठीक है। और ये जब आपके पास इरिगेशन अवेलेबल है तो आप दे दीजिए जाके, ठीक है। देखिए, है ना, मोस्टली 6 इरिगेशन हम प्रोवाइड करते हैं जब हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ठीक है। अब हम बात करें इनके ग्रोथ स्टेजेस की, जो कि नॉर्थ इंडिया में हम ग्रो करते हैं, तो इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो होता है वो इनके जो वेजिटेटिव जनरेशन 5 to 7 डेज़ में होते हैं, इनमें CRI जो है वो 20 to 25 डेज़ में पहुंच जाएगा। टिलरिंग इसमें 15 डेज़ के बाद आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, सोइंग करने के बाद, ठीक है। और इनमें जो जॉइंटिंग है वो कब पहुंच जाता है? 45 to 60 डेज़ के बाद, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव स्टेज की बात करें तो बूट लीफ जो है वो 70 to 75 डेज़ में आने लगते हैं। फ्लावर इसमें 85 to 90 डे में आने स्टार्ट हो जाते हैं। मिल्किंग 100 to 105 डेज़ में आना स्टार्ट हो जाएगा। डॉफ इसका 105 to 110 डेज़ में आना स्टार्ट हो जाता है, और ये मेचुरिटी फाइनली 120 दिन में मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इनके कुछ स्टेजेस है जो कि आप मेंशन कर सकते हो, और चाहो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। बट ये जो पॉइंट है ना, ये आप हमेशा रखिएगा कि अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है तो कितना इरिगेशन हम दे सकते हैं? तो 6 इरिगेशन दे सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप उनके क्रिटिकल स्टेज पे ही इरिगेशन दीजिए, 3 इरिगेशन इनफ है, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए हम बात करें सोइंग टाइम का, तो ये अक्टूबर में इसको हम लोग इसका सोइंग कर देते हैं, और ये दिसंबर तक आप फाइनली इनका सोइंग पीरियड होता है, और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में भी आप जाके कर सकते हो, ठीक है। लेट सोइंग की बात करें तो सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ नवंबर, मतलब मिड नवंबर से आप भी इनका आप सोइंग कर सकते हो, बट ये फिर लेट में हो जाएगा। मोस्टली हम लोग सितंबर अक्टूबर में इसकी क्या करते हैं? अक्टूबर में मोस्टली इसकी हम लोग सोइंग कर देते हैं, ठीक है। अब सोइंग करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, मोस्टली हम लोग 4 मेथड को यूज़ करते हैं फॉर द सोइंग पर्पस। जैसे कि हो गया एक ब्रॉडकास्टिंग, जो कि सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट मेथड वो माना जाता है। दूसरा मेथड हो सकता है सोइंग इन द फ्रो बिहाइंड प्लॉ, ठीक है, आपने सबने सुन रखा है केरा मेथड और पोरा मेथड। इस मेथड के थ्रू भी हम सोइंग करते हैं। सीड ड्रिल के माध्यम से भी आप इसको कर सकते हो, डिबलर के थ्रू भी आप इनकी सोइंग कर सकते हो, और ये भी एक मेथड बड़ा अच्छा मेथड है FIRB, फरो इरीगेटेड रेज बेड मेथड। इसके थ्रू भी आप आराम से सोइंग कर सकते हो। तो इनके 5 मेथड हैं जिनके थ्रू आप सोइंग कर सकते हो। बट देखिए, FIRB करने के लिए आपको इसके लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो मोस्टली लोग यहाँ पे एक तो ब्रॉडकास्टिंग का यूज़ करते हैं, दूसरा सोइंग इन द फ्रो बिहाइंड द प्लॉ इसका यूज़ करते हैं, और कहीं कहीं सीड ड्रिल का भी यूज़ होता है। बट ये FIRB जो है ना, वो आपको बहुत कम सुनने को मिला होगा, क्योंकि इसके लिए हैवी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप जाके कर सकते हो, ठीक है। मॉइस्चर परसेंटेज की बात करें तो जब इसको आप हार्वेस्ट कर लिए और इसको जब स्टोर कर रहे हो ना, तो उस टाइम एटलीस्ट जो ग्रेन में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 10 to 12% होना चाहिए, तभी ये सेफ स्टोर रह सकेगा, ठीक है। और जब इनकी आप हार्वेस्टिंग कर रहे होते हो तो उस टाइम हार्वेस्टिंग के दौरान इनमें जो मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए वो 25 to 30% होना चाहिए। अगर इनकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें पूरे लाइफ साइकिल में, तो 550 to 650 mm की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें आप मैक्सिमम इरिगेशन कितने प्रोवाइड कर सकते हो? 6 इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। और अगर हैवी सॉइल हुआ तो 4 इरिगेशन भी आप दे सकते हैं, है ना। और इरिगेशन शेड्यूल का एक फार्मूला होता है IW/CPE। IW यहाँ पे शो करता है क्या? यहाँ पे देखिए IW शो करेगा इरिगेशन वाटर, ठीक है, और CPE आपका शो करता है कैमुलेटिव पेन इवेपोरेशन, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये चीज़ भी कई बार पूछा जाता है कि वीट का जो शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन होता है वो कितना होता है? 0.90, ठीक है।
अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वीड्स की बात करें जो कि आपको मोस्टली वीट के फील्ड में देखने को मिलेंगे, तो एक होता है आपका कॉन्वोल्वुलस एरवेंसिस, जिसको हिरनखुरी के नाम से जानते हैं, ये ऑब्जेक्शनल वीड होता है। एक होता है आपका एसोसिएटेड वीड जो कि फ्लेरिस माइनर हो, जिसको हम लोग मिमिक्री वीड बोलते हैं। इसको मिमिक्री वीड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये वेजिटेटिव स्टेज में होता है ना, तो आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब आपको लगेगा कि ये वीट का ही प्लांट है, केवल उसके जड़ से इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट वेजिटेटिव फेज में इसको इसलिए आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एकदम बिल्कुल ये वीट की तरह ही दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग मिमिक्री वीट बोलते हैं। ठीक है, एवेना फटुआ हो गया, चिनोपोडम अल्बम हो गया, ये एसोसिएटेड वीट है। ठीक है, हॉरिबल वीट की बात करें तो इसमें आप सोरगम हेल्पेंसिस हो गया, ठीक है, एस्टेराइल वीट हो गया, फ्लेरिस माइनर, एवेना फटुआ। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो फ्लेरिस माइनर जो है वो वीड है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट वीडिसाइड डाल के, जो है आपका ट्राइबोनिल डोनेक्स आइसोप्रोटोन। ठीक है, इसको आप डाल दीजिए, है ना, कब लगाने के 30 से 35 दिन के बाद, मतलब सोइंग के 30 से 35 दिन के बाद इसको आप अपने फील्ड में स्प्रे कर दीजिए, जिससे क्या होता है कि ये जो वीड्स हैं वो आपके हट जाएंगे। ठीक है, आप फिर इसके बाद डोनेक्स और आइसोप्रोटोन का भी स्प्रे कर सकते हो, जो कि एवेना फटुआ को हटा देगा। ठीक है, अब हम कुछ वीट के वैरायटीज़ की बात करें तो सिंगल जिन ड्वार्फ वैरायटी जो है वो आपका सोनालिका है, यूपी 262 है, WL 711 है ना, गिरिजा है। तो ये सब क्या है, सिंगल जिन ड्वार्फ वैरायटी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है, और कुछ है जो आपके रेनफेड हैं, कुछ मैक्रोनी वीट के वैरायटी हैं, कुछ ब्रेड वीट के वैरायटी हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसको आप कुछ वैरायटी के नेम याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करें कुछ इनके इंपॉर्टेंट डिजीज़ की, तो इसमें देखिएगा आपकी ब्लैक और स्टेम रस्ट ये लगता है, जो कि पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसाई से लगता है। तो कुछ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे ब्लैक और स्टेम रस्ट डिजीज़, इसके बारे में पता होना चाहिए। लूज स्मेट, करनाल बंट हो गया। ठीक है, तो ये पॉडरी मिल्ड्यू, ब्लाइट डिजीज़ हो गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जिसके कॉजल ऑर्गेनिज्म और ये डिजीज़ का नेम आपको पता होना चाहिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम इनके सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो हम कुछ जैसे इसको आप इसके सीड ट्रीटमेंट को भी आप इजीली कर सकते हो, है ना, जैसे कि आप इसके लिए जैसे आप थायरम यूज़ कर सकते हो, कुछ फंगिसाइड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कुछ आप बायो फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम जैसे कि एक इसमें इंपॉर्टेंट बीमारी लगता है वो है रस्ट, तो रस्ट से कंट्रोल करने के लिए हमको कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी को ग्रो करना चाहिए, जो कि क्या होता है ये रस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब ये वैरायटी आप लगाओगे तो इसमें रस्ट डिजीज़ नहीं होगा, जैसे कि UP 115 है, SG 204 है, W 147 है, प्रताप है। तो ये सब क्या है, रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है, मतलब अगर रस्टिंग आप लग भी जाता है, मतलब रस्टिंग कोई लगने ही नहीं देंगे। ठीक है, उनसे रजिस्ट होते हैं, और इसको हमको प्रॉपर टाइम पे सोइंग करना चाहिए, और इसमें हमको एक्सेस इरिगेशन नहीं देनी चाहिए, और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का जितना डोज चाहिए उतना ही डोज आपको देना है, ज़्यादा दोगे तो भी ये डिजीज़ कॉज हो सकता है। तो देखो, क्योंकि मैं आपको रस्ट के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन डिजीज़ है, आपको वीट में देखने को मिल ही जाएगा। तो इससे बचने का तरीका क्या है, या तो आप रेजिस्टेंट वैरायटी यूज़ कीजिए, या फिर इसको सही टाइम पे आप सोइंग कीजिए, और इसमें एक्सेस इरिगेशन प्रोवाइड मत कीजिए, और फर्टिलाइज़र का जितना डोज रिक्वायरमेंट है उतना ही आप दीजिए। और अगर फिर भी आता है तो फिर आप इसमें डाइथेन M45 या फिर डाइथेन Z78 को स्प्रे कर दीजिए। ठीक है, 0.2%। तो ये क्या करता है, इस रस डिजीज से क्योर करेगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट की बात करें तो आपका वीट एफिड्स हो गया। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। हार्वेस्टिंग की बात करें तो भाई वीट का हार्वेस्टिंग हमको कब करना चाहिए, जब इसमें 20 to 25% मॉइस्चर अवेलेबल है, और हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको 2 से 3 दिन तक हमको ड्राई करना होता है, क्योंकि जब तक आप इसको ड्राई नहीं करेंगे तब तक इसको फिर आप स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जस्ट मैंने बताया कि स्टोरेज के लिए आपको कम से कम हार्वेस्टिंग मॉइस्चर परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसको फिर आप 2 से हार्वेस्टिंग करने के बाद 2 से 3 दिन तक देखेंगे फार्मर क्या करता है कि इसको फील्ड से हार्वेस्ट करता है, फिर लाके धूप में कुछ समय तक 2 से 3 दिन तक एटलीस्ट छोड़ देता है। ठीक है, इनके ईल्ड की बात करें तो अगर इरीगेटेड एरिया हुआ,
तो यील्ड आपका ज़्यादा आएगा, 40 to 45 क्विंटल पर हेक्टेयर आएगा। अगर नॉन इरीगेटेड एरिया हुआ तो 15 to 20 क्विंटल पर हेक्टेयर आएगा, और अगर रेनफेड कंडीशन हुआ तो फिर 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर आएगा। तो फिलहाल अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ये पूछा जाता है वो कि इंडिया का एवरेज यील्ड कितना है वीट के कंडीशन में, तो 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जिनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और फिर भी कोई टर्म जो आपको समझ में नहीं आया हो या फिर कोई ऐसा पोर्शन जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम का डिस्कशन फॉर्म में जाके भी पूछ सकते हो। तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट सा क्रॉप जो है आपका मेज़। और फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।